हाँ तो दोस्तों, आपको पता है यूपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट तो डिक्लेयर कर ही दिया है। अब आपकी बारी है यूपीएससी के नेक्स्ट पड़ाव की, वो है यूपीएससी मेंस। और मेंस में दोस्तों आंसर राइटिंग इज द रियल गेम चेंजर। और आज की जो हमारी क्लास है वो यूपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग की है, उत्तर लेखन की है दोस्तों। जिसमें हम देखेंगे कि जो टेलेंडर वर्ड्स होते हैं ना, जिनको हम पुछल्ले शब्द बोलते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन के लास्ट में जो जुड़े हुए होते हैं। जैसे कई बार आता है समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, कई बार आता है विवेचना कीजिए, कई बार आता है टिप्पणी कीजिए। तो ये जो है इन शब्दों को आज हम समझेंगे, और साथ ही हम देखेंगे कि इनके साथ साथ आंसर का प्रोसेस क्या हो लिखने का, प्रॉपर उसका एक जो अच्छा उत्तर हम किसको कहेंगे, मतलब कि ये क्या मापदंड होंगे, इन चीजों को हम समझेंगे दोस्तों। चलिए देखो, जो ये वर्ड्स है दोस्तों जिनको हम कह रहे हैं डायरेक्टिव डायरेक्टिव वर्ड्स। डायरेक्टिव वर्ड्स की या टेलेंडर वर्ड्स। तो डायरेक्टिव वर्ड्स क्यों कह रहे हैं दोस्तों इसको, क्योंकि ये जब भी वो मेंस का क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये डायरेक्शन देता है कि इसको किस तरीके से हम लिखेंगे। दूसरा कीवर्ड्स, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड होता है दोस्तों ये। और टेलेंडर वर्ड्स यानी कि जो पुछल्ला शब्द होता है, जो हमको बताता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका आंसर किस तरीके से लिखा जाए, ये हमको दोस्तों ये बताता है। तो अब देखते हैं हम इसमें सबसे पहले उत्तर लेखन की प्रक्रिया, यानी कि आंसर राइटिंग का प्रोसेस क्या हो, आप कैसे शुरुआत करोगे। इसमें 4 पॉइंट्स में मैं बात करूंगा दोस्तों, आपको समझाना चाहूंगा पूरे आंसर राइटिंग के प्रोसेस को। जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, प्रश्न को सटीक रूप से समझना। प्रश्न को सटीक रूप से समझना। 1 सेकंड, इस स्लाइड में कोई एरर है। प्रश्न को सटीक रूप से समझना दोस्तों। अब प्रश्न को सटीक रूप से समझने का आंसर, यहाँ पर जो ये वर्ड है ना, सटीक, इस पर मैं सबसे ज्यादा बल देना चाहूंगा, सटीक शब्द पर। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सोचिए, जब तक आपको करेक्ट किसी बीमारी का करेक्ट डायग्नोसिस नहीं पता होगा, तो उसका करेक्ट ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब इसको, प्रश्न को सटीक रूप से समझने में आपके सामने क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या बाधाएं आ सकती है। तो दोस्तों, आपके सामने जो पहली जो बाधा है आंसर राइटिंग के, उसमें जो पहली जो बाधा आती है दोस्तों, वो आती है अनुवाद की, ट्रांसलेशन। क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में बनता है, इंग्लिश में बनता है। और उसका जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी में कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, अनुवाद का। इसका सॉल्यूशन है, आप जब भी पेपर पढ़ोगे तो क्वेश्चन आप देखोगे ना, पूरा प्रिंट होके आता है, हिंदी में भी आता है, नीचे इंग्लिश में भी आता है। तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन भी रेफर कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा कि कोई शब्द ऐसा तो नहीं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ट्रांसलेशन की वजह से, उसका हिंदी इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तो जैसे आप इंग्लिश रेफर करोगे तो आप उसको समझ जाओगे। दूसरी इसमें जो दोस्तों समस्या आती है अनुवाद के बाद, वो आती है कठिन शब्दों की। कठिन शब्द, यानी यूपीएससी कई बार ऐसे ऐसे शब्द यूज करता है जो समझना जिनको कठिन होता है। जैसे एक बार यूज किया था, नाति दीर्घ विवेचन कीजिए। नाति दीर्घ विवेचन कीजिए। ऐसे ही एक बार शब्द यूज किया था, सांगोपांग व्याख्या कीजिए। सांगोपांग व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों, अब ऐसे जब शब्द जाएंगे नाति दीर्घ सांगोपांग, तो क्या करेगा, बच्चे को लगता है यार ये क्या शब्द दे दिया यूपीएससी ने। तो ऐसी जब भी समस्या आपके सामने आए तो आप क्या करोगे, इन शब्दों को तोड़ के देखो, संधि विच्छेद करके देखो। जैसे नाति दीर्घ का अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं तो क्या आएगा, न प्लस अति प्लस दीर्घ। यानी दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। न अति दीर्घ यानी बहुत ज्यादा बड़ा विवेचन नहीं होना चाहिए। वर्ड लिमिट दी हुई है, फिर भी गुमराह करने के लिए नाति दीर्घ शब्द का यूज किया है। सांगोपांग का क्या मतलब है, सांगोपांग व्याख्या कीजिए। इसका भी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, से प्लस अंग प्लस उपांग। ये क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि आप जो भी चीज क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है ना, उसका अंग यानी कि टाइप्स, उसके उपांग यानी कि सब टाइप्स, अंग उपांग ये दोनों की व्याख्या कीजिए, उसमें टाइप्स और सब टाइप्स दोनों बताइए। तो दोस्तों, ये हमको क्या करना है, ऐसे जो कठिन शब्द आएंगे उनको ठीक से संधि विच्छेद करके देख लीजिएगा। तीसरी, प्रश्न को सटीक रूप से समझने में क्या समस्या आती है, पहली समस्या होगी अनुवाद की।
दूसरी होगी कठिन शब्दों की। तीसरी दोस्तों आती है जो ये टेल एंडर्स वर्ड्स, जिस पे आज की हम क्लास लेने वाले हैं। पुछल्ले शब्द जो होते हैं, टेल एंडर्स जो वर्ड होते हैं। अब टेल एंडर्स वर्ड में, इसमें दोस्तों जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि शव परीक्षण कीजिए, शव परीक्षण लिखा था टेल एंडर वर्ड्स, वही शव जिसको बोलते हैं ना डेड बॉडी, शव परीक्षण कीजिए यानी कि पोस्टमार्टम कीजिए, इंग्लिश में लिखा था। तो ऐसी दोस्तों जो समस्याएं आती हैं प्रश्न को सटीक रूप से समझने में, मेनली यही होती है। एक और भी आती है, जो क्वेश्चन जो होता है ना, वो दोस्तों मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन होता है, मल्टी डायमेंशनल बहुपक्षीय क्वेश्चन होगा। तो उस बहुपक्षीय क्वेश्चन क्वेश्चन को समझने में भी दोस्तों उसके जितने पार्ट्स है ना, जितने पक्षों में क्वेश्चन को बांटा हुआ है, वो सारे पार्ट्स को आपको समझना है एक एक करके, और उनको हाईलाइट कर देना कि ये इसमें अलग अलग पार्ट्स में ये जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न को सटीक रूप से समझने में 4 समस्याएं आ सकती है। चारों समस्या हमने देखी, सबका एक एक करके इनका सॉल्यूशन भी आपको बताया। अब प्रश्न को सटीक रूप से समझने के लिए दोस्तों क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार ध्यान से पूर्वक पढ़ना है। मतलब 2-3 बार उसको पढ़ लोगे अच्छे से। ये इस पॉइंट पे पता है मैं क्यों जोर दे रहा हूँ दोस्तों? इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर ये इसमें चूक हो गई ना कुछ, तो पूरा आंसर बिगड़ जाएगा। दैट्स व्हाई मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ये वाला जो है, जो बहुत ही अच्छे से आपको प्रश्न का जो है, प्रश्न में पूछा क्या है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, वो समझना है। उसको बहुत ही अच्छे से आप समझ जाओगे, तब हम अगले स्टेप पे आएंगे। प्रश्न को सटीक रूप से समझ लिया, ये दिक्कतें आई, अपन ने इन दिक्कतों पर डिस्कस कर लिया। उसके बाद दोस्तों आता है उत्तर की रूपरेखा तैयार करना, आंसर का फॉर्मेट तैयार करना। अब ये जो आंसर का फॉर्मेट है, ये विदिन 30 सेकेंड्स, क्योंकि देखो जो 150 शब्द का दोस्तों क्वेश्चन आता है ना, 150 शब्द का यूपीएससी जो पूछती है, उस 150 शब्द वाले के लिए आपको मिनट्स मिलती है लगभग 7 मिनट, मान लीजिए 6 से 7 मिनट। और जो 250 शब्द में आता है, उसके लिए आपको लिखने के लिए टाइम मिलता है वहां पर 11 मिनट, मान लो 10 से 11 मिनट मिलती है। इसमें लिखना है आपको। तो विद इन 30 टू 60 सेकंड आपके दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा है, तो फॉर्मेटिंग बन जानी चाहिए कि इसके इंट्रो में ये जाएगा, मेन बॉडी में ये जाएगा, कंक्लूजन में ये जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों उत्तर का लिखना। अब आंसर को जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, तो मेनली आंसर को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा उसका इंट्रोडक्शन, यानी जिसको हम परिचय बोलते हैं। दूसरा उसका होगा मेन बॉडी, जिसको हम मुख्य भाग बोलते हैं। और तीसरा होगा दोस्तों कंक्लूजन, जिसमें हम निष्कर्ष देंगे। अब इनको कैसे, कितने डायमेंशन में रखना है, क्या रखना है, अभी डिस्कस करते हैं। चौथा पॉइंट देख लीजिए, उत्तर का प्रस्तुतिकरण। अब दोस्तों प्रेजेंटेशन जो है ना उत्तर का, आप खुद ही सोचिए कि आपके पास बहुत अच्छी सामग्री है, ठीक है, बहुत अच्छा आपके पास, आपने खाना बनाया किचन में, बहुत अच्छे से बढ़िया चीजें बनाई है, पनीर लबाबदार बनाया है, रायता बनाया है, दाल बनाई है। बट जब आई बात प्रेजेंट की, आप उसको जब सर्व कर रहे हो, उस टाइम आपने क्या किया कि चीजों को ऐसे ही करके रख दिया, मतलब प्रॉपर उनको कैटेगराइज नहीं किया, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो दोस्तों किसी को क्या पता कि खाना स्वाद है या नहीं, अभी तो चखा ही नहीं ना उसने, वो तो प्रेजेंटेशन से दिख गया उसको कि यार ये तो ठीक से सर्व नहीं किया। तो ये सर्व ही है एक तरीके से, मतलब प्रेजेंट कैसे कर रहे हो आंसर को, क्योंकि आपकी कॉपी जाएगी एग्जामिनर के पास, एग्जामिनर के पास आप खुद नहीं जा रहे हो, तो वो तो कॉपी में से देख के एग्जामिनर को लगेगा ना बच्चा कैसा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो दोस्तों प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि एग्जामिनर को एफर्ट्स नहीं लगाना पड़े आपके क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के लिए, उसको ये लगे कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं कि यार ये क्या शब्द लिख दिया, वो एफर्ट्स एग्जामिनर को नहीं लगे, उसको इजीली आराम से समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है, सिंपल। तो ये जो 4 पॉइंट है दोस्तों, इनमें से जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये अगर खराब हो गया तो पूरा खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर लेखन का, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, इसको आपको किस तरीके से डील करना है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि आपके पास कॉपी आएगी, ठीक है। अब कॉपी में अगर आप देखोगे 150 शब्द में आपके पास क्या होगा, 150 शब्द में आपके पास, 1 सेकंड, 150 शब्द में आपके पास ऐसे 2 पेज दिए हुए आएंगे। एक ये पेज है, एक ये पेज है, ऐसे आपके पास 2 पेज आएंगे। और जब भी 250 शब्दों का आंसर होगा तो आपके पास 3 पेज दिए हुए आएंगे, इस तरीके से 3 पेज दिए हुए। 250 शब्द के लिए ऐसे 3 पेज आएंगे, क्वेश्चन यहाँ प्रिंट होगा। आपके पास स्कोप ही नहीं है, 3 ही पेज में लिख सकते हो बस। 150 शब्द के लिए यहाँ क्वेश्चन प्रिंट होगा, 2 पेज लिख सकते हो। अब आपको इंट्रोडक्शन जब लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 150 शब्द की, 150 शब्द वाले का,
तो 150 शब्द वाले में दोस्तों जो आपका इंट्रोडक्शन जाएगा, इंट्रो जो जाएगा, वो जाएगा लगभग 20 से 30 शब्दों में। 20 से 30 शब्दों में आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। ऐसे ही इसकी बात करते हैं मेन बॉडी की, उसका जो मुख्य भाग है वो। ऐसे ही इसका कंक्लूजन। अब कंक्लूजन भी दोस्तों 20 से 30 शब्दों में ही जाएगा, 20 से 30 शब्द। अब मान लेते हैं दोस्तों इंट्रो में 20 से 30 शब्द यूज कर लिए, कंक्लूजन में 20 से 30 शब्द यूज कर लिए, 150 शब्द का टोटल लिखने हैं, तो अपने इनको मान लेते हैं मोटा मोटा दोनों में मिला के 50 वर्ड्स अगर यूज कर लिए अपन ने, तो इसके लिए कितने बचे मेन बॉडी के लिए? 100 वर्ड्स। अब दोस्तों क्या होगा, 150 वाले शब्द में कई बार क्वेश्चन एक ही पार्ट में बटा होगा, कई बार दो पार्ट, दो पक्षों में बटा होगा। मैंने बताया ना मल्टी डायमेंशनल, वो दो पार्ट में बटा होगा। जब दो पार्ट में बटा हो दोस्तों, तो पहली हेडिंग में 50 वर्ड्स लिखने हैं और दूसरी में 50 लिखने हैं, और अगर सिंगल है तो 100 वर्ड्स ही अपन लिखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ये बात होगी 150 शब्द वाले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दोस्तों सेम ऐसे 250 वाले की। 250 शब्द, 250 शब्द का जब जब आंसर आप लिखोगे, तो उसमें मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, उसका जो इंट्रोडक्शन जाएगा दोस्तों वो जाएगा 30 से 40 शब्दों में, 30 से 40 शब्द। सेम उसका जो कंक्लूजन है वो भी जाएगा 30 से 40 शब्दों में। हम मान लेते हैं दोस्तों दोनों में मिला के हमने 70 शब्द यूज कर लिए, इंट्रो और कंक्लूजन। तो मेन बॉडी के लिए अपने पास कितने बचा? अप्रोक्स 180 वर्ड्स, 180 शब्द बचे। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, 250 वाला शब्द का जो आंसर होगा ना, क्वेश्चन होगा, आंसर 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, कई बार 4 डायमेंशन भी खोल देता है। जब वो 2 पार्ट्स खोलता है, मान लो 2 डायमेंशन खोलिए, तो आप 90-90 में पार्ट के दो पार्ट लिख दीजिए लगभग दोस्तों अप्रोक्स। और अगर मान लीजिए वो 3 पार्ट उसने खोल दिए, कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी चीज की चुनौतियां पूछी है, उसके लिए क्या प्रयास करोगे ये पूछा है, और पूछा है भारत सरकार ने उसके लिए क्या क्या कदम उठाए अब तक, ये 3 चीजें पूछ ली। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 3 पार्ट में मेन बॉडी 60-60 वर्ड्स। 4 पार्ट्स में बहुत रेयर चांस है कि 4 पार्ट्स में जाएगा, बट जाता है तो एज पर दिस जो हमने ये रेशो बताया उसके हिसाब से आप इसको 4 पार्ट में बांट सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? ये हो गया दोस्तों वर्ड्स का। अब आप क्या करोगे, अब इनको प्रेजेंट कैसे करना है? दोस्तों सिंपल इंट्रोडक्शन में जब भी आप यहाँ क्वेश्चन मान लो प्रिंट हुआ है, आप यहाँ से आप ऐसे सिंपल अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। 20 से 30 शब्दों में 150 शब्द का है तो इंट्रो आपका आ गया। यहाँ पर ये हेडिंग नहीं डालना है, इंट्रो, मुख्य भाग, परिचय, कुछ ये सेल्फ अंडरस्टूड है। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये कितनी लाइन में लिखूं, 2 लाइन में, 3 लाइन में? दोस्तों ये लाइन से नहीं, ये शब्द से है। मान लो आप एक लाइन में 10 शब्द लिखते हो, तो आप तो 2 लाइन में ही हो गया आपका। तो अगर कोई बच्चा एक लाइन में मोटे, थोड़ा फ़ॉन्ट उसका साइज बड़ा है, 6 शब्द लिखता है एक लाइन में, तो 4 लाइन लिखेगा। तो आपको शब्द से मतलब है। ये इंट्रो होगा। जैसे इंट्रो खत्म हुआ, हल्का सा स्पेस दीजिए। स्पेस देके जो आपकी मेन बॉडी है उसको आप बॉक्स में बंद कीजिए, या उसको डबल अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए कि ये मेरा मेन पार्ट है क्वेश्चन का। मेन बॉडी स्टार्ट हो गई, उसकी हेडिंग डाल दी। हेडिंग डाल के उसके अंदर टू द पॉइंट कुछ सब हेडिंग्स आएंगी, मान लीजिए कुछ सब हेडिंग आई है, उसको ऐसे बताइए। दूसरी सब हेडिंग, तीसरी सब हेडिंग, इसको आप समझाते जाइए। ये आप समझा दिए, फिर यहाँ पे ये आपने हेडिंग डाल दी, इसको आप ऐसे समझा दिया कि ऐसे है। जहाँ मैप डायग्राम की नीड है वो बना दिया। फिर मान लीजिए इसमें दूसरी हेडिंग भी है, 2 पार्ट में बटा हुआ था 150 शब्द का ही। दूसरी हेडिंग को आप मेन बॉक्स में बंद कीजिए, फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स डालिए, फिर उस सब हेडिंग्स को आप डिस्क्राइब कीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ये मेन बॉडी खत्म हुई, हल्का सा स्पेस देके आपको एक निष्कर्ष लिख देना है। अतः, इस प्रकार, इसलिए, ऐसे शब्दों को, कनेक्टिव जो वर्ड्स है उनको यूज करते हुए, ये आपका प्रेजेंटेशन रहेगा ओवरऑल। वहीं अगर ये 250 का होता दोस्तों, तो एक हेडिंग यहाँ आ गई, 2 हेडिंग यहाँ, ये चलता, तीसरी हेडिंग हम यहाँ डाल देते, क्योंकि क्वेश्चन 3 पार्ट में बटा होता, और ये आ जाता है उसका सब हेडिंग्स। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से आपको ये प्रेजेंट करना है। और ये जो कॉपी के पास देखोगे ना, कॉपी के साइड में एक ऐसे स्पेस आता है, इस स्पेस में कुछ नहीं लिखना होता है। ये जो स्पेस आता है ना कॉपी के पास, जिसमें लिखा होता है इस मार्जिन में कुछ ना लिखें, उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट? इतना समझ में आया ना? ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं उत्तर लेखन के 5 आधार स्तंभ। आधार स्तंभ क्या, मैं अगर ऐसे कहूँ ना कि एक अच्छा उत्तर मतलब क्या होता है, यानी कि अच्छे उत्तर की कसौटियाँ क्या है, ये एक अच्छे उत्तर के क्या मापदंड है, किसको हम कहेंगे कि ये उत्तर अच्छा है। तो ये वो चीज़ है दोस्तों कि एक अच्छा उत्तर क्या हो।
एक अच्छा उत्तर एक अच्छा उत्तर कैसा हो? क्या मापदंड है एक अच्छे उत्तर के? दोस्तों एक अच्छे उत्तर की अगर मैं बात करें पहले पॉइंट की, तो दोस्तों उसका विस्तार या परिधि। विस्तार यानी कि जो आप उसके डायमेंशंस क्या होंगे, आप उसको कितने एरिया में लेके जाओगे, उसकी परिधि क्या होगी, क्या उसका एरिया होगा जिसमें आप उसको डिस्कस करोगे। तो दोस्तों इसमें सबसे जो अमूमन जो गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं, जो मैं देखता हूँ जनरली, जो पूछा है ना, वो तो लिखा नहीं है और जो उनको आता है, वो लिख के चले जाते हैं। मैंने भी कई मॉक टेस्ट की कॉपी चेक की है कई ऑर्गेनाइजेशंस में, आईएएस इंस्टीट्यूट्स में, और कुछ डेली आंसर भी बच्चों को चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो उसमें मोस्ट कॉमन गलती क्या करते हैं, जो पूछा है वो नहीं लिखा, जो उनको आता था वो लिखा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आपको समझाना चाहूँ तो, जैसे आपको वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू दोनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो, ठीक है, आपको पता है कि भाई किसने किस पे अटैक किया, हिटलर ने क्या किया वर्ल्ड वॉर टू में, और कौन कौन से अलायंस बने, कौन से गुट बने, क्या हुआ, कब अटैक हुआ, सब पता, आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो और आपको पता। और जैसे आप उत्तर को लिखने बैठे, यानी क्वेश्चन आपने देखा एग्जाम हॉल में, आपको उसमें मिल भी गया कि वर्ल्ड वॉर वन और टू दोनों पे क्वेश्चन यार, दोनों क्वेश्चन में लिखे हुए, आपने सीधा क्वेश्चन पढ़ा और उसमें जो पूछा है उससे मतलब नहीं, जो आपको पता है ना कि वर्ल्ड वॉर में ये हुआ वो सब लिख के लिखने लग गए आप, बट पूछा क्या था आपने वो ध्यान, उसको डिमांड को नहीं समझा। मान लीजिए वर्ल्ड वॉर पे क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर आप अमेरिकी राष्ट्रपति होते तो ऐसे कौन से कदम उठाते जिससे वर्ल्ड वॉर टू की नौबत नहीं आती, पूछा ये था। अब इसमें बच्चा क्या करता है, शुरू से लिखना करे स्टार्ट करेगा, वर्ल्ड वॉर वन में ये हुआ, टू में ये हुआ, और जो जहाँ जो मेन क्वेश्चन की डिमांड है उसको लास्ट के पैराग्राफ में लिख देगा, अगर मैं अमेरिकन राष्ट्रपति होता तो मैं ये करता, बस, जबकि उसमें पूछा ही ये था कि अगर आप अमेरिकन राष्ट्रपति होते तो क्या करते। तो इस तरीके से जो पूछा है दोस्तों वही लिखना है, अनावश्यक कुछ भी नहीं लिखना है आपको इसमें, ठीक है। कोई भी बात है, तथ्य है ना, अनावश्यक लग रही है, उसको बिल्कुल ना लिखे, क्योंकि उससे एग्जामिनर इरिटेट होता है। किसी भी चीज का दोहराव नहीं होना चाहिए, कोई चीज दोबारा से ना आए कि वही लिख दिया दोबारा से रिपीट कर दिया। प्रश्न का कोई भी आयाम छूटे नहीं, जितने भी डायमेंशन क्वेश्चन में खुले हैं वो सारे डायमेंशन आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि जैसे ये एग्जांपल दिया, अगर इससे नहीं समझ में आया तो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, छोटा सा। 10th 12th में जैसे जनरली बच्चे करते हैं कि एक बच्चा निबंध रेडी करके जाता है किस पर, कि एक रोमांचक फुटबॉल मैच पर बहुत अच्छे से निबंध वो रेडी करके जाता है, और जैसे ही वो एग्जाम हॉल में पहुंचता है तो उसको जो निबंध है वो मिलता है, मेरी पहली रेल यात्रा। अब वो तो सोचे यार मैं तो पढ़ के ही नहीं आया, ये तो मैं तो पढ़ के आया हूँ फुटबॉल रोमांचक फुटबॉल मैच। अब उसका वो क्या करेगा, वो लिखता है कि मेरी जो रेल जर्नी है, रेल यात्रा है, वो XYZ, मान लीजिए दिल्ली प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुई, रेलवे स्टेशन से हम चले, थोड़ा आगे जाके रेल में कुछ तकनीकी खराबियां आ गई और रेल वहां पर रुक गई। रुकने के बाद मैंने देखा कि वहां पर एक फुटबॉल का ग्राउंड बना हुआ था, फुटबॉल मैदान था, उसमें कुछ लोग फुटबॉल का मैच खेल रहे थे। हम भी 4-5 दोस्त थे, हम वहां गए और हमने फुटबॉल मैच खेलना स्टार्ट किया, और वो जो पढ़ के गया था ना फुटबॉल मैच पूरा छाप देता है, और लास्ट में लिखता है कुछ देर बाद मैच खत्म होने के बाद ट्रेन चल देती है और हम अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाते हैं। अब उसने क्या किया, वो बिना बात अनावश्यक जो चीजें जो पूछी नहीं है, पूछा ही नहीं है भाई, आपका फुटबॉल रोमांचक फुटबॉल मैच में जो निबंध था, आप उसको बिना बात क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर क्वेश्चन में जो पूछा नहीं है उसको डाल रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए, अनुपात या संतुलन, ये क्या है, मतलब दोस्तों अनुपात या संतुलन क्वेश्चन में जितना डिमांड उसमें पूछा है क्वेश्चन में, उतना ही आंसर का उसका पार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि संसदीय प्रणाली से बेहतर अध्यक्षात्मक प्रणाली है, टिप्पणी कीजिए। तो इसमें क्या करना है भाई, मेजर पार्ट जो है अपना संसदीय प्रणाली के बारे में लिखना है। क्यों, भारत में संसदीय प्रणाली है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है ही नहीं, तो अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में कम लिखना है। ऐसे आपको आयाम देख लेना है, तो जो अनुपात है क्वेश्चन में उसी के अनुरूप उसको लिखना है। कहीं आपकी राय पूछे पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव राय बतानी है अपनी। कई बार बहुत बार आपसे पूछेगा आप इसमें क्या राय, तो उसमें बैलेंस होना चाहिए, एकदम से एक तरफा नेगेटिव भी नहीं होना है, एक तरफा पॉजिटिव भी नहीं होना है, एक बैलेंस अपन अप्रोच करके राय देंगे उसमें। तीसरा दोस्तों पॉइंट है, प्रामाणिकता से परिपूर्ण हो, यानी आपका जो आंसर है ना दोस्तों, वो ऑथेंटिसिटी से भरा होना चाहिए। मतलब भाई हवा में बात नहीं होनी चाहिए। अब यार यूपीएससी वाले बंदे हो और उनको पता है मेंस लिख रहा है तो प्रीलिम्स निकाल के आया, तो ऐसे नहीं हवा में बातें हो रही है। आप सबूत के साथ रखिए बात को, अपने साक्ष्य के साथ बात को रखिए, जैसे वजन रहे बात में।
जनरली भी हम देखते हैं, मान लो आपके घर में किसी ने चोरी की है तो क्या कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा ना, सीसीटीवी में दिखाना पड़ेगा ये वो, तभी तो मानेंगे ना कि ये चीज वैलिड है। तो सेम दोस्तों इसमें, अब इसमें आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इकोनॉमी का सवाल है, ठीक है, इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन है। अब इकोनॉमी का है तो आप उसमें बजट, कोई इकोनॉमिक सर्वे, सर्वे का कोई फैक्ट, ये चीजें आप उसमें मेंशन कीजिए। ठीक है, मान लीजिए आईआर का सवाल है, इंटरनेशनल रिलेशन का, फॉर एग्जांपल लीजिए इजराइल और जो फिलिस्तीन का विवाद है ये आपको समझाना है, तो आप उसमें मैप बनाओ, मैप बना के उसको समझाओ प्रॉपर कि भाई ये इजराइल है, मान लीजिए ये फिलिस्तीन है, यहाँ गाजा पट्टी है, यहाँ वेस्ट बैंक है। तो उसको जब तक विवाद को आप प्रॉपर समझाओगे नहीं तो कैसे मजा आएगा, है ना। आईआर का है तो मैप वेप बनाओ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आया है आपके पास, तो पॉलिटी का है तो आप भाई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मेंशन कीजिए, बताइए इस आर्टिकल में, इस अनुच्छेद में है। मान लीजिए गवर्नेंस का है तो आप एआरसी सेकंड की रिपोर्ट बताइए। मान लीजिए एथिक्स का कोई सवाल है तो किसी दार्शनिक या जो विचारक है उसको आप कोट कीजिए, दार्शनिक या विचारक को। अब मान लीजिए एक बच्चा सीधा लिखता है कि डार्विन ने ऐसा कहा था, कोई भी किसी का एग्जाम्पल, इमैनुअल कांट ने ये कहा था, तो आप उसमें मान लीजिए इस तरीके से लिखो कि इमैनुअल कांट ने अपनी दूसरी पुस्तक दिस में ब्रैकेट में 1871 में ये कहा था। तो फर्क पड़ेगा ना कि यार एग्जामिनर को लगेगा इसको पहली पुस्तक भी पता है, दूसरी पुस्तक भी पता है, उसकी बात है वो बता रहा है। तो ऐसे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अति प्रमाण हो जाए, लेकिन जहाँ रेलिवेंट है वहाँ आपको प्रमाण देने हैं। इकोनॉमी का है, आईआर का है, पॉलिटी का, एथिक्स का, मान लीजिए ज्योग्राफी का हो दोस्तों, तो ज्योग्राफी में आपको लोकेशन मैप बना के दिखाना पड़ेगा, छोटे छोटे मैप्स तैयार कर लीजिए। मान लो इंडिया का मैप है जो छोटा सा, ऐसे आपको ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए कि 20 से 30 सेकंड में आप इंडिया का मैप बना दो। वर्ल्ड मैप आपको बनाना हो, इसको बॉक्स में बना के मैप को जहां भी प्रेजेंट करना हो आप बताइए लोकेशन। ठीक है, ये सब आपको करना है दोस्तों, मतलब आपका जो आंसर है वो एकदम ऑथेंटिसिटी से भरा होना चाहिए। और ये इसका विशेष ध्यान रखना है, शेर शायरी ना लिखें, ये अनावश्यक चीजें हो जाएंगी, इनको नहीं लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट। फिर अगला आ जाता है दोस्तों, इसका चौथा पॉइंट है भाषा। इसको भी ना दोस्तों मैं देखता हूँ बच्चों की कॉपियां, खासकर हिंदी मीडियम के, उनकी ना स्पेलिंग एरर इतनी होती है, शब्दों को उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, मात्रा कहाँ का कहाँ लग रहा है, कहाँ लगनी चाहिए कहाँ लगा रहे हैं, वो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शुद्धता या वर्तनी या व्याकरण की त्रुटि ना हो, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पर तो ये वाली की का यूज करना है और कहाँ पर हमको ये बड़ी वाली की का यूज करना है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कहीं ये लगा रहे हैं कहीं वो लगा रहे हैं। फिर फ्लो नहीं टूटना चाहिए, प्रवाह नहीं टूटना चाहिए आपका आंसर राइटिंग में। फ्लो का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट होना चाहिए, वाक्य विन्यास भी होना चाहिए, सेंटेंस फ्रेमिंग भी अच्छी होनी चाहिए। और एक पैराग्राफ जब दूसरे पैराग्राफ से अगर मान लो आ रहे हो ना, तो उससे वो कॉन्टेक्स्ट बदलना नहीं चाहिए। पता लगे पहले पैराग्राफ में किसी और चीज पे डिस्कशन चल रहा था, दूसरे में कहीं किसी और पे आ गया, उसमें उसका फ्लो जो है ना वो बहुत ही शानदार होना चाहिए। साफ सुथरी और तत्सम भाषा में लिखें, मतलब एकदम सरल साफ सुथरी तत्सम भाषा हो कि अच्छा लगे, हाँ एग्जामिनर को समझ रहा है, सब समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तत्सम में भी आप संस्कृतनिष्ठ जो तत्सम भाषा होती है उसका यूज करना है। अंग्रेजी शब्दों का सीमित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए बच्चे बहुत डाउट पूछते हैं कि सर अंग्रेजी के वर्ड्स कितना लिखे, आप लिखिए कोई दिक्कत नहीं, एक दो वर्ड्स अगर एक आंसर में लिखोगे तो एग्जामिनर उसको काटने नहीं बैठा है। हाँ, ऐसा ना हो कि वो यही कंफ्यूज होगा कि हिंदी मीडियम की कॉपी है इंग्लिश मीडियम की कॉपी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इंग्लिश मीडियम के शब्द को देवनागरी लिपि में लिखो, मान लो आपको पैट्रियार्की लिखना है तो उसको लिखो, क्या दिक्कत है, पैट्रियार्की लिख के उसको एक कॉमा में बंद कर दीजिए, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिखने ही पड़ते हैं इंग्लिश के, कंप्यूटर है उसको हिंदी में संगणक क्या लिखेंगे, तो कंप्यूटर ही लिखना पड़ता है, कंप्यूटर लिखना ही पड़ेगा उसको। तो अंग्रेजी के सीमित शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों प्रस्तुतिकरण। अब देखो अभी भी, इससे पहले भी मैं प्रेजेंटेशन पे बात किया था। अब दोस्तों ये इंसान की ना मतलब एक साइकोलॉजिकल होता है, मतलब कोई चीज अगर हमको ठीक सुंदर दिख रही है, कोई अच्छा फूल दिख रहा है ना, तो हमारा मन करता है यार इसको ले देखे, है ना। कोई अच्छा कुछ और भी XYZ आपको दिखता है। हम बात करते हैं जैसे सूरत और सीरत। सूरत होती है दोस्तों अब बाह्य सुंदरता व्यक्ति की, और सीरत होता है उसकी आंतरिक सुंदरता, उसका चरित्र व्यवहार। तो दोस्तों इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है सीरत की। लेकिन किसको वैल्यू देता है आज का आदमी, सूरत को। कई बार तो होता है कि भाई सूरत देख के ही काम चला रहे हैं है ना, सीरत जानने का तो मौका ही नहीं मिला कभी कि कैसी सीरत थी। तो प्रेजेंटेशन मतलब
अब यहाँ पर आप इसको गलत मत लीजिएगा कि भाई भगवान ने अगर किसी को जैसा बनाया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ खुद से ही आप भूतिया बना घूम रहे हो, भूत बने घूम रहे हो, ना नहा रहे हो ना धो रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप प्रेजेंटेबल देखो ना, लगना चाहिए कि हाँ बंदा है, तो वैसे ही सेम आपका आंसर, वो आंसर दिखते ही लग जाना चाहिए, हाँ अच्छा आंसर लिखा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, जिससे एग्जामिनर का भी पढ़ने का उसको मन करे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए एकदम। चित्र जहाँ पर नीड हो वहाँ पर बना सकते हो, वेन डायग्राम की नीड हो वहाँ पर वेन डायग्राम बना सकते हो, जहाँ पैराग्राफ की नीड है वहाँ पैराग्राफ में लिखिए, या टू द पॉइंट लिखने की नीड है वहाँ टू द पॉइंट लिखिए, एज पर द क्वेश्चन डिमांड। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये दोस्तों होता है, हमने दो चीजों पर बात करी है अब आपसे मैंने, एक तो मैंने आपसे बात करी है उत्तर लेखन की प्रक्रिया की, प्रोसेस क्या होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैंने आपसे बात करी है उत्तर लेखन के 5 आधार स्तंभ, यानी कि एक अच्छा उत्तर क्या हो, इस पर मैंने बात करी है। अब दोस्तों आते हैं अपन 10 टाइप्स ऑफ टेलेंडर वर्ड्स। अब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने 10 टाइप्स ऑफ टेलेंडर वर्ड्स यूपीएससी ने बताए हो, नहीं, ये यूपीएससी के पीवाईक्यूज का अगर एनालिसिस करते हैं ना, तो एनालिसिस के बाद हम पाते हैं कि यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं वो, उनमें जो टेलेंडर्स वर्ड्स है लगभग 40-45 के आसपास टेलेंडर्स वर्ड्स है। अब इनको दोस्तों मैंने कैटेगराइज कर दिया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 10 तक। इनको कैटेगराइज इसलिए किया कि जो टाइप 1 के जो टेलेंडर वर्ड्स है ना, उसमें आपकी आंसर राइटिंग की सेम स्ट्रेटजी रहेगी, आपको सेम वैसा ही लिखना है। टाइप 2 में जो है उसकी स्ट्रेटजी सेम रहेगी, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, क्या करना है। टाइप 3 की सेम रहेगी, और उसमें अलग अलग जो है वो अलग अलग उसमें वर्ड्स हैं। जैसे बात करते हैं हम दोस्तों टाइप 1 की। अब टाइप 1 जो है, देखिए टाइप 1, टाइप 1 की बात करें दोस्तों, इसमें टाइप 1 में 1 2 3 4 5 6 शब्दों को हमने रखा है। हिंदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पर, सरलीकरण कीजिए, विशदीकरण कीजिए, स्पष्ट या सुस्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, विस्तार कीजिए, ये आपको वहां पर मिलेगा। और इंग्लिश में दोस्तों सरलीकरण कीजिए के लिए मिलेगा आपको एलिसिडेट, विशदीकरण कीजिए के लिए मिलेगा इल्युस्ट्रेट, स्पष्ट कीजिए के लिए मिलेगा क्लैरिफाई, प्रकाश डालिए के लिए मिलेगा थ्रो लाइट ऑन, व्याख्या कीजिए के लिए मिलेगा एक्सप्लेन, और विस्तार कीजिए के लिए मिलेगा एलेबोरेट। ये आपको वहां पर वर्ड्स मिलेंगे। अब ये जो टाइप 1 है ना दोस्तों, इसको मैं एकदम सिंपल वाली कैटेगरी में रखता हूँ। सिंपल क्वेश्चन होता है ये। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ इस आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, अगर ये आपको टेलेंडर वर्ड्स दिख जाते हैं कि बहुत ही सिंपल, आप समझिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, और इसकी स्ट्रेटजी आपकी रहेगी कि सिंपल जो पूछा है जो कहते हो वही लिख दो। कुछ भी इसमें ना इनोवेटिव हो सकते हैं, ना ही कुछ अलग हम किसी दूसरे बच्चे से अपनी क्रिएटिविटी कुछ दिखा सकते हैं। इसमें लगभग सभी बच्चों का सेम सा आंसर जाएगा। हम यूपीएससी का आई थिंक जीएस 2 का 2016 का पीवाईक्यू है, जीएस 2 2016। हम पीवाईक्यूज के साथ विद एग्जांपल ही इन टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, अर्ध न्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है, ठोस उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि भाई अर्ध न्यायिक निकाय क्या है, ये बता दो, और ठोस उदाहरणों सहित स्पष्ट कर दीजिए। तो अब इसमें क्या अलग कर पाएगा बच्चा, भाई सबको वही बताना है क्या होता है अर्धन्यायिक निकाय। आप बताओगे भाई अर्धन्यायिक निकाय ऐसी निकाय है जो पूर्णतः न्यायिक नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है, बट न्यायिक कार्य तो करती है। भाई एग्जाम्पल आप दे सकते हो उसमें, भाई एनएचआरसी है, एनजीटी है, कैट है, ये आप दे सकते हो एग्जाम्पल। तो इसमें क्या करना है, अर्धन्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य ये बता देना, ठोस उदाहरणों के माध्यम से उसको स्पष्ट कर देना, समझा देना है। इसलिए इसको सिंपल टाइप का हम मानते हैं, टाइप 1 को। ठीक है, इसमें कुछ इनोवेशन आप नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में देखिए हिंदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा विवरण, यानी वर्णन कीजिए, इंग्लिश में मिलेगा डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन प्लीज। हिंदी में आपको मिलेगा गिनाइए, संख्या की बात होगी, एन्यूमरेट। हिंदी में होगा सूचित कीजिए, संकेत कीजिए, इंग्लिश में होगा इंडिकेट। हिंदी में होगा उल्लेख कीजिए, इंग्लिश में होगा ब्रिंग आउट। ये जब टेलेंडर्स वर्ड्स मिलते हैं आपको, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हो, तो इसमें आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है दोस्तों, ये भी सेम टाइप 1 जैसा ही है। ठीक है, इसमें भी जो पूछा है वही लिखना है, व्यक्तिगत आप कुछ नहीं जोड़ सकते, ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। ठीक है, इसमें जो प्रावधान है वो बस आपको गिना देने हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर टाइप 1 में टाइप 2 में अंतर ही क्या रहा, कि वो भी सेम था, आप इसको भी सेम बता रहे हो, क्या अंतर है फिर दोनों में। दोस्तों इसमें अगर आप देखोगे तो आप ये, इसमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है टाइप 2 में। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स मतलब यहाँ पर सब्जेक्टिव होने का, यानी कि अपने मनमानी करने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। वही टाइप 1 में अगर आप देखोगे जहाँ व्याख्या कीजिए वो था, उसमें थोड़ा सा आप मनमानी कर सकते हो। मतलब जैसे उसमें कुछ एनएचआरसी का, कैट का, एनजीटी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ और दे के जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर सबका सेम आंसर जाएगा ऑलमोस्ट। इसमें क्या पूछा है, क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है? तो ऐसे क्या कारण है कि जनजाति अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, ये आप बताइए कि भाई इनको संविधान में अनुसूचित किए जाने की वजह से इनको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। आर्टिकल 342, 366। फिर पूछा है भारत के संविधान में इनके लिए किए गए प्रावधानों को सूचित कीजिए। अब संविधान में जो जो प्रावधान किए गए हैं सीधा सीधा भाई आर्टिकल 330, 31, 335 जो भी मतलब प्रावधान है इनके लिए फॉर एग्जाम्पल, वो सारे प्रावधान आपको एक एक करके गिना देने। 15 आर्टिकल 15 में 16 में एसटी की बात की गई है, वो सारे प्रावधान जितने भी संविधान में लिखे गए पूरे आपको गिनाने। तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी हुई ना, यहाँ पर सारे बच्चों का लगभग सेम आंसर जाएगा। उन्होंने भी वही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आपने भी वही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कुछ अलग से तो किया है नहीं। तो टाइप 1 में थोड़ा सब्जेक्टिविटी है, टाइप 2 में थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी है, इसलिए मैंने इसको टाइप 2 में रखा है। ये भी सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। ठीक है, अगला देखिए टाइप 3 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो टाइप 3 में आप देखोगे आपको शब्द मिलेगा, हिंदी में आपको शब्द मिलेगा आलोचना कीजिए, इंग्लिश में क्रिटिसाइज प्लीज। हिंदी में समीक्षा कीजिए, समालोचना कीजिए, इंग्लिश में सेम वही क्रिटिसाइज प्लीज। फिर आपको मिलेगा आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकली इवेल्युएट, आलोचनात्मक परीक्षण, क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक टिप्पणी, क्रिटिकली कमेंट। अब दोस्तों पहले ना ये 3 टाइप यूपीएससी पूछता था जनरली, तो उनमें हम जो रेशो है ये रख लेते थे, पक्ष में 30% और विपक्ष में 70%। बट अभी आप लेटेस्ट ट्रेंड अगर आप देखोगे ना यूपीएससी का, तो लेटेस्ट ट्रेंड में यूपीएससी जो इस वर्ड है ना क्रिटिसाइज, आलोचनात्मक, ये जो वर्ड है ये वाला आलोचनात्मक, इसको वो एज ए एडजेक्टिव यूज कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव, एज ए विशेषण इसको यूज ले रहा है यूपीएससी। देखो आपको समालोचनात्मक जो वर्ड है ना, वर्ड जो है ये आपको परीक्षण के आगे लगा वो मिलेगा, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, इसको एज ए अब यूपीएससी एडजेक्टिव या विशेषण के रूप में यूज कर रहा है। तो इस पे हम बात करेंगे, जहां भी आलोचना आएगी, आलोचना शब्द आएगा तो आप समझ जाना कि उसका पक्ष और विपक्ष में जरूर जाना है, रेशो ये रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव यूज हो रहा है। अब आलोचना का अगर शब्द भी देखोगे ना दोस्तों, आलोचना का अगर संधि विच्छेद करोगे तो वो होता है आ प्लस लोचना। आ का मतलब है चारों तरफ से, और लोचना का मतलब होता है दोस्तों देखना, यानी कि चारों तरफ से देखना, यानी कि आप एक तरफा नहीं हो सकते जहां भी आपको आलोचना शब्द आता है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें कि सर ने क्या बोला था, जब भी आलोचना टेलेंडर वर्ड्स लिखा हुआ है तो कि पक्ष और विपक्ष में जरूर लिखना है, उसके गुण बताने, दोष बताने, उसकी अच्छाई बतानी है, बुराइयां बतानी है, फिर उसमें आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखिए कि भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए समालोचनात्मक, इसको एज ए एडजेक्टिव यूज लिया है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा सुधार हेतु विचार प्रस्तुत कीजिए। अब आप इसमें क्या करोगे, अब आप इसमें एक तरफा नहीं हो सकते दोस्तों, कि आप एक तरफा ये बता दो कि भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है और आप ऐसी चीजें गिना के आ जाओ, या फिर आप बता दो कि भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित हुई है, ये चीजें गिना के आ जाओ, एक तरफा हो जाएगा वो। इसमें क्या करना है, आपको 4-5 फैक्ट्स, तथ्य, प्रमाण आपको इसके पक्ष में गिनाने, आपको ये हेडिंग लिखनी है कि भाई भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित हुई है। तो 4-5 चीजें आप ऐसी चीजें गिनाएंगे कि इस तरीके से हुई है, भाई महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, ग्रामीण विकास हुआ है, स्थानीय जो स्वशासन है उसको बढ़ावा मिला है, मान लीजिए ये चीजें आप इसमें गिना दी। तो कुछ चीजें उसको पक्ष में गिनाइए, कुछ चीजें उसके विपक्ष में गिनाइए। उसमें आप बताइए कि भाई ठीक है महिलाओं का जो सशक्तिकरण है हुआ है, लेकिन सरपंचपति सिंड्रोम भी आया है, इनको वित्त की दिक्कत है, स्थानीय स्वशासन में फंडिंग की दिक्कत आती है, तो उसके विपक्ष में भी आप बताइए। यानी एक तरफ आपने बता दिया कि स्थानीय स्वशासन की जो पद्धति है ये शासन का प्रभावी साधन साबित हुई है, दूसरे पार्ट में बता दिया प्रभावी साबित नहीं हुई है, और कंक्लूजन में फिर आपने बता दिया कि भाई कुछ कमियों के साथ ये प्रभावी साबित हुई है, इसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। और फिर पूछा है कि भाई तथा सुधार हेतु विचार प्रस्तुत कीजिए, भाई इसके लिए क्या किया जाना चाहिए वो आप बताइए। तो पॉलिटी में आप ये पढ़ते हो बेटर कि भाई क्या किया जाना चाहिए, भाई इनके फंड की जो समस्या है उसको दूर किया जाना चाहिए, ग्रामीण जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो जो सुझाव है वो आप इसमें सुझाव बता दोगे। तो इसके एक तरीके से 3 पार्ट बन गए, पक्ष में बताया, विपक्ष में बताया, उसको एक ही पार्ट मानेंगे, दूसरे पार्ट में सुझाव दे दिए, ये आ गया, एक ये, एक ये, एक वो, वैसे 3, वैसे अपन डिवाइड करें हेडिंग 2 जाएंगी, एक में इसको प्रूफ कर दिया, एक में इसको प्रूफ कर दिया, यानी कि इसमें एक तरफा नहीं होना है आपको, ये मेरा इसमें कहने का मतलब था। अगला देखिए दोस्तों, इसमें टाइप 3 के बाद आप देखिए, ये क्वेश्चन मैंने दिया है पीडीएफ में, आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा इसको कैसे डील करना है।
अगला आ जाइए अब टाइप 4। अब टाइप 4 में जब आप देखोगे, इसमें आपको हिंदी में मान लीजिए मूल्यांकन मिलता है, इंग्लिश में लिखा होगा इवैल्यूएशन, हिंदी में आपको मिलता है मूल्य निर्धारण कीजिए, इंग्लिश में आपको मिलेगा रेटेड। अब जब भी मूल्यांकन की बात आती है कि मूल्य का अंकन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, मूल्य का अंकन, मूल्य का अंकन, मूल्यांकन, तो इसमें आपको दोस्तों क्या याद रखना है? देखो, इसको आप ऐसे याद रखिए, सर ने क्या बताया कि आप मार्केट जाते हो, ठीक है, ये पेन खरीदना है आपको, डिजिटल बोर्ड खरीदना है आपको, फोन खरीदना है, घड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने, एक्स वाई जेड जो भी शॉपिंग करने जाते हो। आपने देखा कि आप ये कपड़ा खरीद रहे हो, कोई जीन्स खरीद रहे हो, कोई लड़की है वो कोई टॉप खरीद रही है, फॉर एग्जांपल टी शर्ट खरीद रहे हैं, तो आप उसमें क्या देखते हो? पहले जब दुकानदार बोलता है कितने की, आप उसने आपने पूछा कितने की, उसने बोला 2000 की, आप क्या करते हो? आप कपड़ा देखते हो, अरे यार अच्छी क्वालिटी का है, हाँ यार गर्मियों में ये तो बोलते हैं ना, गर्मियों में बहुत सॉफ्ट रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, ये मैं बहुत अच्छा लगेगा, पहन लेते हैं, कर लेते हैं। फिर ये तो नहीं यार थोड़ा कलर वैसा है, यानी अब क्या बता रहे हो आप? मूल्य, मूल्य का फिर आप लास्ट में क्या कहते हो? उसके आपने अच्छाई देख ली कि इसमें ये अच्छाई है, जैसे इस पेन में देख लिया, अरे यार लंबा है, ये ऐसा है, लेकिन लिख ठीक नहीं रहा है यार, यह बोर्ड पर ठीक से काम नहीं कर रहा है। फिर लगा नहीं यार इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, बट यार 500 का नहीं, 250 का होना चाहिए, ये जीन्स 2000 का नहीं, 1800 का होना चाहिए। यानी कि आपने उसको गुण बताया है, फिर आपने दोष बताए, फिर आप एक निष्कर्ष पे पहुंचे हो। तो सेम आपको मूल्यांकन वाले क्वेश्चन में करना है। जब भी आपको मूल्यांकन वाला कोई क्वेश्चन मिले तो उसके अच्छाइयां बताओ, उसकी बुराइयां बताओ, फिर एक समग्र निष्कर्ष दो। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल के साथ देखिए, GS2 का IR का सवाल है, आई थिंक ये भी 2016 का है। देखिए क्या क्वेश्चन है, शीत युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। अब इसमें क्या बताना है आपको? भाई आपको बताना है कि पहले तो शीत युद्धोत्तर जो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य था, थोड़ा सा उसके बारे में बता दो। भाई जो शीत युद्ध चल रहा था, यूएस और अमेरिका का जो कोल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद जो ध्रुवीय अर्थव्यवस्था उभर के सामने आई, ठीक है, और उसमें एक्टिव जो पॉलिसी थी इंडिया की, उसको थोड़ा सा समझा दिया। फिर इसमें आप क्या बताओगे? भाई शीत युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन करना है। अब आपको क्या करना है? दोनों का अलग अलग, आर्थिक जो नीति है, एक्टिविस्ट पॉलिटी की आर्थिक जो आयाम है, आर्थिक आयामों के गुण और दोष बताओ, आर्थिक आयाम के गुण और इसके दोष बताओ, मतलब इससे क्या फायदा क्या नुकसान है, क्या पक्ष में क्या विपक्ष में, और इसका एक समग्र निष्कर्ष दो कि आर्थिक आयामों में ये इस तरीके से सफल रही है। ठीक है, एक पार्ट में ये। दूसरे में आपको सामरिक आयामों में अलग से बताना है, यही कि सामरिक आयामों में बात करें तो सामरिक आयामों में इसका गुण जो है इसके अलग रहेंगे, सामरिक आयामों में ये नीति कैसी रही है, और इसके दोष अलग रहेंगे, और इसका फिर एक समग्र निष्कर्ष देना है कि सामरिक आयामों में ये सफल रही है, क्या रही है। तो ये इसके बाद जो आंसर का निष्कर्ष है, ओवरऑल जो आंसर का जो निष्कर्ष है उत्तर में जो लिखेंगे, वो अलग से देना है। यानी कि इसमें हमारे पास इसका पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया। ठीक है, और जब इसकी ओवरऑल जब इसमें आप बताओगे तो दोस्तों, जब आपसे एक तरीके से पूछेंगे कि मूल्यांकन करवाए ना, तो जब आप इस निष्कर्ष आप बताओगे कैसी है, तो उसमें ध्यान रखिएगा, अपन ने गुण दोष बता दिए, तो गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को लेके आप बहुत ज्यादा नकारात्मक अपना कंक्लूजन नहीं दे के आना है। गवर्नमेंट की पॉलिसी को उसमें सुधारों के माध्यम से उसको और ठीक किया जा सकता है, इस तरीके का बैलेंस अप्रोच रख के हम उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों अपना टाइप 4। अब बात करते हैं हम टाइप 5 की। अब टाइप 5 में क्या है दोस्तों? पांचवा प्रकार है। इसमें देखिए हिंदी में लिखा होगा निरीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए, परीक्षा कीजिए, और इंग्लिश में 3 वर्ड सेम ही होंगे, एग्जामिन, एग्जामिन, एग्जामिन। ठीक है, हिंदी में लिखा होगा सब परीक्षण कीजिए यानी पोस्टमार्टम कीजिए, और गुण दोष विवेचन कीजिए, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, उसके गुण और दोष दोनों बताइए। अब मुझे आप ये बताइए, निरीक्षक परीक्षण ये है, आपको एज ए निरीक्षक मैं कहीं भेजता हूँ, मान लीजिए आपको मैंने बोला है कि आपको निरीक्षण करना है किसी चीज का, यानी आप एज ए इंस्पेक्टर गए हो या एग्जामिन करने गए हो। ठीक है, भाई यूपीएससी भी तो एग्जाम ले रही है आपका, है ना, आपको एग्जामिन ही तो कर रही है कि आप यूपीएससी यानी आईएएस बनने के लिए सूटेबल हो नहीं हो, किसी चीज का सही है गलत का पता ही तो लगा रही है। यानी कि जब आप एज ए निरीक्षक मैंने आपको भेजा है, निरीक्षण करने आप जा रहे हो, तो आप वहां क्या करोगे? वहां आप एग्जामिन करोगे चीज को, उनका उसका दूध का दूध पानी का पानी करोगे, है ना, यही तो करोगे। यानी कि भाई आप क्या सिद्ध करोगे कि ये सही है या गलत है। कोई एग्जामिनर कोई भेजते हैं, निरीक्षक कोई भेजते हैं, वही तो करता है जाके, आपको मैंने किसी क्राइम सीन पे भेजा कि आप निरीक्षण कीजिए वहां जाके, तो आप यही तो पता लगाओगे क्या गलत है क्या सही है। तो टाइप 5 में आपको यही करना है, जो आपको वहां कोई एक स्टेटमेंट दिया होगा, फिर आपको बताना है इसमें क्या सही है और क्या गलत है। देखो इसको भी एक
जीएस थर्ड का सवाल है यूपीएससी मेंस का। देखिए क्या पूछा है। समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे, ये आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि भाई जनसंख्या अगर बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है, यानी ये सही गलत आपको पता लगाना है। जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, तो ये सही है या गलत है, आपको ये पता लगाना है। दूसरा ये कह रहा है कि भाई गरीबी अगर बढ़ रही है, गरीबी अगर बढ़ रही है तो उससे जनसंख्या बढ़ रही है। अब दोस्तों ये जो टाइप है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, अब ये सही है या गलत है, इसमें आपको एज मिलेगा। यहाँ आप इनोवेटिव हो सकते हो, क्रिएटिव हो सकते हो। अब कोई हो सकता है एक स्टूडेंट इसमें यही बता के चला जाएगा कि जनसंख्या की वजह से गरीबी बढ़ती है, एक बता चला के जाएगा गरीबी की वजह से जनसंख्या बढ़ती है। अब आपको यहाँ पर इनोवेटिव हो रहा है, आपको क्या बताना है, आप बताइए। कोई ये एक इकोनॉमिस्ट थे माल्थस, है ना, माल्थस ने ये कहा था कि अगर जनसंख्या बढ़ती है ना तो रिसोर्सेज पे दबाव पड़ता है, मतलब जो संसाधन है उनकी कमी आती है, अभाव होता है उनका, तो संसाधनों का अभाव ही तो गरीबी है, तो उसकी वजह से गरीबी बढ़ती है। माल्थस ने ये कहा, तो अपन एक्सप्लेन करेंगे। माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और उससे गरीबी बढ़ती है। लेकिन फिर हम बताएंगे कि एकमात्र जनसंख्या वृद्धि गरीबी का कारण नहीं है, भाई संसाधनों का वितरण ठीक से नहीं हो रहा, ये भी तो गरीबी का कारण हो सकता है। भाई जनसंख्या खूब है बट रिसोर्सेज भी तो खूब है। एक बंदा है जो अपने बेटे की शादी में 10,000 करोड़ खर्च कर रहा है, एक बंदा है जो अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहा है, तो कितना डिवाइड है, कितना गैप है, मतलब इनकम में कितनी इनइक्वलिटी है, कितनी असमानता है, असमान वितरण है, वो भी तो एक गरीबी का कारण है, ये हम बताएंगे। फिर हम उसको ये भी बताएंगे कि भाई ये हो गया कि गरीबी की वजह से भी जनसंख्या बढ़ सकती है। भाई गरीबी है तो गरीबी की वजह से अशिक्षा है, शिक्षा का अभाव है, अशिक्षा है तो जनसंख्या बढ़ सकती है। गेटिंग माई पॉइंट। और ओवरऑल फिर एक निष्कर्ष में बताएंगे कि भाई गरीबी और जो जनसंख्या वृद्धि है इनका अन्योन्याश्रित संबंध है, इंटरडिपेंडेंट है, वो बढ़ती है तो वो भी बढ़ती है, वो बढ़ती है तो वो भी बढ़ती है। गेटिंग माई पॉइंट। इस तरीके से इसमें इनोवेटिव होकर अपने को लिखना है, जहां भी आपको निरीक्षण परीक्षण और ये सब मिले। और ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है दोस्तों, एक तरफा नहीं होना है, ठीक है। आपको पूरे डायमेंशंस खोल के दोनों पार्ट में आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता के आप चलिएगा। टाइप 5 के बाद अपन आते हैं दोस्तों टाइप 6 पर। अब टाइप 6 है, सॉरी, प्रकार जो 6 है उसमें आपको हिंदी में लिखा मिलेगा विश्लेषण कीजिए, एनालाइज, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज। वही मैं बोला था ना, एज ए एडजेक्टिव यूज कर रहा है अब आलोचनात्मक वर्ड को यूपीएससी, विश्लेषण से पहले भी आलोचनात्मक लगा दिया, तो आलोचना जहां आ गई आपको ध्यान रखना है, पक्ष विपक्ष दोनों बताने सर ने बताया था। अब विश्लेषण जो कीजिए ना, आप इस शब्द को थोड़ा सा समझिए दोस्तों, पहले विश्लेषण को, वी, विश्लेषण जो शब्द है ना श्लेष वाले मेन धातु से बना है, वी प्लस श्लेष प्लस ऋणाम, संश्लेषण का ये विपरीतार्थक शब्द है, विलोम शब्द है। यहाँ पर ऋणाय का मतलब होता है दोस्तों एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस, और श्लेष का मतलब होता है गुत्थी हुई, मतलब कुछ चीजें गुत्थी हुई है या कुछ चीजें चिपकी हुई है। और वी का मतलब होता है अलग अलग करना, यानी कि आपसे इसमें क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ चीजें, स्टेटमेंट में कुछ चीजें गुत्थी हुई या चिपकी हुई ऐसे लगेगा, तो आप एक प्रक्रिया के माध्यम से आपको उसको अलग अलग करना है, आपको उसको खोल के बताना है कि भाई इसमें क्या है पूरा के पूरा। तो देखिए इसको एक एग्जांपल से आप समझोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये भी जीएस 4 का पेपर है, वो सॉरी क्वेश्चन है, जीएस 4 एथिक्स का क्वेश्चन है ये, आई थिंक ये भी 2016 का ही है। देखो क्या पूछा है इसमें, मैक्स वेबर ने कहा था कि जिस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को हम व्यक्तिगत अंतरात्मा के मामलों पर लागू करते हैं, उस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को लोक प्रशासन पर लागू करना समझदारी नहीं है। यहाँ इस बात को समझ लेना महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि राज्य के अधिकारी तंत्र के पास अपनी स्वयं की स्वतंत्र अधिकारी तंत्रीय नैतिकता हो। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब मैंने क्या बताया, अभी विश्लेषण शब्द जब भी आए तो आपको क्या करना है, कुछ चीजें गुत्थी हुई है, कुछ कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा जटिल हो रखा है, उसको एक एक करके खोल देना है, उसके मतलब कहते हैं ना तार तार करके खोल दो, उसको एक एक धागे को आपको खोल देना है कि इसमें क्या है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्स वेबर थे ना दोस्तों, ये जर्मन एक सोशियो इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि जर्मन विचारक थे। इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को लेकर ना बहुत सारे सिद्धांत दिए थे, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि ब्यूरोक्रेसी को ना अक्षर से विधि नियम कानूनों का पालन करना चाहिए।
यानी जो विधि कानून में लिखा हुआ उनका ही उसको पालन करना चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट जो होता है उसको। उसको जो अपने नैतिक प्रतिमान है, यानी उसके जो नैतिक मूल्य कौन-कौन से हो सकते हैं? भाई दया, है ना? प्रेम, करुणा, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभाव, एम्पैथी। ये जो नैतिक प्रतिमान है ना उसके व्यक्तिगत पर्सनल जो नैतिक प्रतिमान है, इनको उसको लोक प्रशासन में लागू नहीं करना चाहिए। मतलब आप इसको ऐसे समझो, वो ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जो दया, प्रेम, करुणा, एम्पैथी, सिम्पैथी जो भी है, उसको आप ऑफिस तक मत लेके आओ अपने में। अगर आप उनके आधार पर निर्णय लोगे ना, नियम कानूनों के आधार पर ना लेके इनके आधार पर लोगे, तो आपका डिसीजन गलत होगा। वो ऐसा कहना चाह रहे थे। तो हमको इसमें पहले पार्ट में क्या उसका विश्लेषण करेंगे, हम उसको ये वाला पार्ट समझेंगे पहले कि मैक्स वेबर ने कहा था कि जिस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को, मतलब पर्सनल जो नैतिक प्रतिमान है उसके व्यक्तिगत अंतरात्मा के दया, प्रेम, करुणा, इनको लोक प्रशासन पर लागू करना समझदारी नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं है, ऐसा हम बताएंगे। इसमें हम तो उसको बताएंगे भाई व्यक्तिगत अंतरात्मा और लोक प्रशासन की नैतिकता में क्या अंतर है। भाई लोक प्रशासन की नैतिक जो प्रतिमान है वो क्या है? भाई नियमों पर, कानूनों पर काम करना। उसकी जो नैतिकता किस पर टिकी है? नियम कानूनों पर। और व्यक्तिगत अंतरात्मा का नैतिक प्रतिमान कौन से? दया, प्रेम, करुणा, सिंपैथी, एम्पैथी, ये वाले। तो इनको हम समझाएंगे पहले पार्ट में उसको, और उसको हम बताएंगे कि मैक्स वेबर ने ये जो स्टेटमेंट था इस तरीके से था। लेकिन अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। क्यों? जर्मन ठीक है, जर्मनी के थे मैक्स वेबर साहब, वहां ऐसा हो सकता है, डेवलप्ड कंट्री है। बट भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ कल्याणकारी राज्य है, वहां पर पूरी तरीके से नियमों के आधार पर नहीं चला जा सकता। तो व्यक्तिगत जो नैतिक प्रतिमान है, दया, प्रेम, करुणा, एम्पैथी, इनका भी यूज करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? एक वाला पार्ट समझा दिया, विश्लेषण कर दिया इसको खोल खोल के। दूसरे में हम उसको समझेंगे कि इस बात को समझ लेना महत्वपूर्ण हो सकता है कि राज्य के अधिकारी तंत्र के पास अपनी स्वयं की स्वतंत्र अधिकारी तंत्र नैतिकता हो। यानी कि वो कह रहा है कि भाई इनको ना मान के उनके पास ब्यूरोक्रेटिक एथिक्स खुद की होगी, आप उसका फॉलो कीजिए। दूसरे में हम उसको बताएंगे ब्यूरोक्रेसी के पास अपने ब्यूरोक्रेटिक एथिक्स अलग हो सकते हैं, और वो जो व्यक्तिगत उसके अंतरात्मा है उनसे अलग हो सकते हैं। दूसरे में हम इसको खोल खोल के उसको समझाएंगे दूसरे पार्ट में। गेटिंग माई पॉइंट? और फिर लास्ट में हम एक व्यक्तिगत नैतिकता और लोक प्रशासक नैतिकता में, यानी कि एक तरीके से अंतर स्पष्ट करते हुए इसको विश्लेषण इसका कर देंगे, और एक समग्र फिर निष्कर्ष दे देंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इस टाइप के क्वेश्चंस में दोस्तों हमको ये करना है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 7 की। टाइप 7 भी दोस्तों अगर हम बात करें तो ये भी सिंपल की कैटेगरी में ही आता है। इसमें क्या हिंदी में लिखा होगा, सिद्ध कीजिए, प्रूव इट, पुष्टि कीजिए, सबस्टेंशिएट इट, तर्क दीजिए, गिव आर्गुमेंट्स। इसमें भी सिंपल जो पूछा है वही आपको बताना है। बट इसमें एक बात याद रखिएगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट में ना पक्ष विपक्ष नहीं पूछा है कुछ भी कि आप पक्ष या विपक्ष में कुछ जाओ, और इसमें एक तरफा ही रहना है आपको। यानी इसमें क्या मान लेना है आपको, जो यूपीएससी क्योंकि सिद्ध करवा रहा है आपसे, पुष्टि करवा रहा है, तर्क दिलवा रहा है, तो यूपीएससी ने जो स्टेटमेंट दिया आप उसको एकदम करेक्ट मान लेना। इसमें आप ये मत कीजिएगा कि जो यूपीएससी ने स्टेटमेंट दिया उसको सिद्ध करने पे आ जाओ पहले। जैसे इसको भी यूपीएससी का जीएस थर्ड का एक क्वेश्चन है, उससे समझते हैं। गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। उदाहरण देते हुए कथन की पुष्टि कीजिए। यानी इसमें क्या कह रहा है कि अगर भाई गरीबी क्या होती है दोस्तों, वंचितता, मतलब संसाधनों से वंचित हैं, अपने अधिकारों से वंचित हैं। अगर उस वंचितता से गरीबों को दूर कर दिया जाए तो गरीबी उन्मूलन हो सकता है, ये कह रहा है। तो आपको अब इस स्टेटमेंट को एकदम पत्थर की लकीर मान लेना है, एकदम सही मान लेना है कि ये स्टेटमेंट सही है, और इसको तर्क प्रमाण देकर आपको पुष्टि करनी है। आपको ये करने नहीं बैठ जाना है कि ये स्टेटमेंट ही यूपीएससी ने गलत दिया, पहले तो इस स्टेटमेंट में ये, यानी पक्ष विपक्ष में नहीं जाना है आपको, इसको एकदम सटीक मान के कि ये चीजें हैं, इनसे ये प्रूफ होता है कि अगर वंचितता को प्रक्रम से मुक्त कर दिया जाए तो गरीबी उन्मूलन हो सकती है। ये टाइप 7 है, इस ये सिंपल कैटेगरी का ही आता है दोस्तों। अब देखिए, ये मैंने इसको एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल समझाया हुआ, आप देख लीजिएगा। टाइप 8 देखिए दोस्तों, टाइप 8 में क्या है, हिंदी में लिखा होगा चर्चा कीजिए, डिस्कस, इंग्लिश में विवेचना कीजिए, डिस्कस, विवेचन कीजिए, डिस्कस। यानी इंग्लिश में एक ही वर्ड आएगा डिस्कस डिस्कस, हिंदी में चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए, विवेचन कीजिए, ये आएगा। अब इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इसमें दो चीजों में कंफ्यूज हो गए आप। चर्चा, एक तो चर्चा डिस्कस, और एक व्याख्या। तो चर्चा और व्याख्या दो अलग अलग है, ध्यान रखना। इनमें क्या अंतर है, टाइप 1 में जो थी ना व्याख्या डिस्कस, ये वाला एक्सप्लेन, और चर्चा जो डिस्कस है, इनमें थोड़ा सा अंतर है।
चर्चा दोस्तों देखो, चर्चा क्या बोलते, चर्चा करते आ जाओ, तो मैं अकेला तो कर नहीं सकता, कम से कम 2 या 3 बंदे हों तभी तो चर्चा हो पाएगी ना। तो चर्चा में आपको होलिस्टिक रहना है, मतलब ओपन एंडेड होती है चर्चा, आपको सारे आयाम खोल देने हैं उसके। वही जो व्याख्या होती है इसमें एक सीमितता आ जाती है, एक्सप्लेन जब करवाता है कुछ चीजों को, तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है। अब इसको जीएस 1 का एक सवाल है यूपीएससी मेंस का, देखिए इसके माध्यम से आपको क्लियर होगा ये। देखो पहला सवाल, विजयनगर नरेश कृष्णदेवराय न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे, अपितु विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षक भी थे, विवेचना कीजिए। ये वाला टेलेंडस वर्ड्स। अब इसमें आपको क्या बताना है दोस्तों, अब होलिस्टिक जाना है, मतलब आपको एक भी चीज कुछ ऐसी छूटनी नहीं चाहिए जो इसमें कोई आयाम छूट जाए। अब पहले पार्ट में इसमें क्या बताओगे आप कि ऐसे फैक्ट्स गिनाइए जो कृष्णदेवराय की विद्वता को साबित करते हो। भाई बताइए, उन्होंने रसमंजरी थी, आमुक्तमाल्यद थी, वो सब बुक्स थी। साहित्य में उसने मतलब क्या किया, उसने आर्किटेक्चर में क्या किया, वो सारे आयाम उसके बताइए कि जो ये सिद्ध करते हो कि वो बहुत ही विद्वान कुशल विद्वान थे। दूसरे पार्ट में है कि इसके साथ साथ वो विद्या और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। दूसरे पार्ट में ये आप चीजें गिनाइए कि जिससे ये सिद्ध होता हो कि वो महान संरक्षक थे, अष्टदिग्गज थे उसके दरबार में, ये सब आप उनको पूरा बताइए। यानी कि दोनों पार्ट में ऐसी चीजें बतानी है और उनको पूरे आयाम, कोई भी आयाम छूटना नहीं चाहिए इसमें चर्चा में, ये ओपन एंडेड होगी। ठीक है, एक दूसरा और देख लीजिए, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, सीधा सीधा बाधाएं गिनानी है, बाधाओं पर चर्चा करनी है। बता दीजिए भाई बाधा एक एक करके, ये बाधा है, सबसे पहले बाधा चीन ही है, इसमें वीटो पावर का यूज करती है चीन, ये बाधा है, उसका हो सकता है तो आप सॉल्यूशन बता दीजिए कि ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है बाधा के साथ साथ, तो उस पर होलिस्टिक वे में वो चर्चा हो जाएगी। ये टाइप 8 है दोस्तों। अब बात करते हैं हम टाइप 9 की। अब टाइप 9 में क्या है दोस्तों, कमेंट, व्याख्या कीजिए, कमेंट ऑन इट, हिंदी में लिखा होगा टिप्पणी कीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में टिप्पणी कीजिए। अब टिप्पणी वाले में आप ध्यान रखेंगे, टिप्पणी वाले को आप 2 पार्ट में बांटोगे। टिप्पणी का पहला पार्ट व्याख्या करनी है आपको, दूसरे पार्ट में आपको मूल्यांकन करना है। और मूल्यांकन का मतलब क्या है, पक्ष विपक्ष और निष्कर्ष। अब मान लो 100% अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, ये हर कोई क्वेश्चन है, उसका 70% आपको इसमें व्याख्या करनी है जब भी कमेंट लिखी रहे, और 30% उसके पक्ष विपक्ष में जाना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब दोस्तों इस कमेंट शब्द को आप कमेंट्री से जोड़िए, अपने क्रिकेट मैच की, फुटबॉल मैच की, वॉलीबॉल मैच की कोई भी कमेंट्री सुनी हो, तो मान लो क्रिकेट मैच की कमेंट्री मान लीजिए, तो उस कमेंट्री में क्या बोलता है, आपने कभी देखा हो कमेंट्री, तो अच्छा कमेंटेटर जो रहता है क्या करता है, वो पहले आपको इंसिडेंट बताता है कि ऐसे ऐसे ये फला बॉलर था एक्स नाम का, इसने ये बॉल डाली और जो बैट्समैन था उसने मिड ऑफ या मिड ऑन की तरफ बॉल को खेल दिया है और गेंद सीमा रेखा से बाहर हो गई है। यानी वो जो इंसिडेंट्स था ना, जो घटना वहां पर हो रही थी उसकी व्याख्या कर रहा है पहले, जो इंसिडेंट्स वहां पर हो रहा है, जो घटना घटी रही है मैदान में, उसका वो व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। और लास्ट में देखा हो आपने, जब वो ऐसे व्याख्या करता है तो बाद में बोलता है कि ये बॉल जो है बॉलर ने शॉट डाल दी थी और बैट्समैन था उसने अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए इसको बाउंड्री लाइन से बाहर निकाल दिया। यानी कि उसने मूल्यांकन भी कर दिया, बॉलर का कर दिया और बैट्समैन का भी कर दिया। तो टिप्पणी में भी आपको यही करना है, कमेंट में भी, कमेंट्री वाले से आप याद रखिएगा इसको। जब भी आपसे पूछा 70% तो उसकी व्याख्या कर देना क्या चीज है, और 30% में उसका पक्ष विपक्ष बता देना। इसको भी एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझिए। GS2 का IR का सवाल है। देखिए, वर्तमान संदर्भ में दक्षिण चीन सागर का भू राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है, टिप्पणी कीजिए। अब आप इसमें क्या बताओगे, इसके 70% पार्ट में तो आप ये बताइए कि ये महत्व क्यों बढ़ गया है, इस इंसिडेंट क्या हुआ, इस इंसिडेंट की व्याख्या कीजिए। आप इसमें बताइए कि भाई इसका महत्व क्यों बढ़ा है, एक एक करके। तो जैसे हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो संसाधन है उनकी प्रचुरता है, संसाधनों की प्रचुरता है ना, इन संसाधनों की वजह से यहाँ पर जो ब्रुनेई हो गया है ना, फिलीपींस हो गया, इनमें आपस में आपसी टकराव है। चाइना जो है ना वो 9 डैश लाइन को नहीं मानता है, 9 डैश लाइन को चाइना नहीं मानता है। ऐसी चीजों को आप इसमें बताओ कि इसका महत्व क्यों बढ़ा है। और विश्व का ना व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, कुछ ऐसा डेटा भी दे सकते हो यहाँ से कितना व्यापार होता है, व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। तो आप यानी कि इसकी जो इंपोर्टेंस क्यों बढ़ी है, आप ऐसे इंसिडेंट की व्याख्या कीजिए कि इसका दक्षिण चीन सागर का महत्व क्यों बढ़ गया है। और इसके इंट्रो जो होगा उसमें लोकेशन तो इसकी बतानी पड़ेगी, मेन बॉडी में इसका आप प्रॉपर बताओगे कहाँ पर है इसकी लोकेशन। भाई प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो दक्षिण चीन सागर है, इन देशों से घिरा हुआ है, वो आप इसमें बता दोगे। फिर इसका पक्ष विपक्ष में, यानी हालांकि इसमें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूछा नहीं है, बट हम इंडियन की सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका मूल्यांकन कर देना है फिर, कि भारत के लिए कैसे क्या इसको चुनौती के रूप में देखा जाए या किस तरीके से इसको देखा जाए।
गेटिंग माय पॉइंट। ये आपको दोस्तों करना है टिप्पणी वाले में, टाइप 9 में। अब बात करते हैं दोस्तों हम टाइप 10 की। अब टाइप 10 में क्या है देखिए, हिंदी में क्या लिखा होगा, उपाय दीजिए, सजेस्ट द मेजर्स, उपाय सुझाइए, गिव सजेशंस, युक्ति बताइए, सजेस्ट द की। यानी कि ये भी टाइप 10 को भी मैं सिंपल वाले उसमें रखूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये भी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें दोस्तों जो पूछा है टू द पॉइंट, जैसे आपसे कुछ उपाय पूछे होंगे, अभी विद एग्जांपल बताऊंगा। तो आपसे पहला उपाय उपाय पूछा है, आप पहला उपाय बताइए, और इस उपाय के माध्यम से समस्या का कौन सा पहलू हल हो रहा है, समस्या का जो पहलू हल हो रहा है वो आप पहलू बता दीजिए कि इससे ये हल हो रहा है, जो सा पहलू, ये आयाम इससे हल होगा। दूसरी बताइए फिर कि इससे ये हल होगा। तीसरी बताइए फिर इस उपाय से ये हल होगा। एक एक करके उसको आप उसको बताते जाइए। ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें देखो विद एग्जांपल, इसको देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफडीआई की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों तथा वास्तविक एफडीआई के बीच अंतर क्यों है? भारत में वास्तविक एफडीआई को बढ़ाने हेतु उपाय सुझाइए। मतलब उपाय पूछे, और पहले इसमें क्या पूछा है कि भाई एफडीआई की आवश्यकता क्यों है। तो पहले पार्ट में बताओ भाई एफडीआई की क्यों आवश्यकता है, एफडीआई क्या है, भाई 10% से ज्यादा जो निवेश आता है उसको एफडीआई बोलते हैं, और इससे रोजगार को बढ़ावा मिलता है, विकास को बढ़ावा मिलता है, वो सब आप बताइए। फिर दूसरा इसमें पूछ रहा है कि भाई ऐसे कौन से कारण है जो, यानी कि एफडीआई के सिग्नेचर तो हो गए, समझौता तो हो गया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, वो एफडीआई आ नहीं पाया भारत में। तो ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया है भाई? अब इसमें आप जैसे बता सकते हो तो भाई भ्रष्टाचार है ना, लाल फीताशाही है, कोई एकल विंडो क्लियरेंस नहीं है, ये आप कारण गिनाइए उसको कि ये रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और फिर हमसे क्या पूछा है इसमें कि एफडीआई के अवरोधों का जिक्र करते हुए सुझाव देने हैं। अब आपको क्या करना है, ये अवरोध बताना है कि भाई इसमें ये अवरोध है, और उनका उस अवरोध को कैसे दूर किया जा सकता है वो सुझाव बताना है। दूसरा, इसमें ये अवरोध है और ये इसको इस तरीके से इसको दूर किया जाना है। ये आप एक एक करके सुझाव इसका इसको गिना देना है। तो ये हो गए दोस्तों अपने टाइप 10 की 10 टाइप जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ ये भी है हाइपोथेटिकल आर्गुमेंटेटिव टाइप्स, ये इन्हीं के अंदर आ गया था, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ऐसा बहुत ज्यादा इनका कुछ है नहीं। तो ये दोस्तों फिर इनका मैंने एक आपको शॉर्ट में दे दिया है इनको कि ये टेल एंडर्स वर्ड्स है तो कैसे इसको यूज लेना है, ये है तो कैसे लेना है, ये आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज की क्लास। तो एज ए डॉक्टर आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आपको प्रीलिम्स रिजल्ट आ गया है, मेंस जाओगे तो हेल्दी खाना है, हेल्दी रहना है, तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।